हाँ, तो बच्चों, ये जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीडिंग का चार्ट जो आप देख रहे हो, ये शॉर्ट नोट मैंने बनाने का प्रयास किया है। कल जो मैंने कैरोटिड बॉडी के बारे में आपको बताया था, वो एक डायग्राम, कल भी एक फ़ोटो उसकी दी थी आपको, तो उसको इसके साथ मिला के जब आप पढ़ोगे तो ये आपको सारा जो है समझ में आ जाएगा कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी कौन सी है और ये कैरोटिड बॉडी कहाँ है और इस कैरोटिड बॉडी में कीमो रिसेप्टर हैं, ये कहाँ हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको 4 लाइनों में लिखा है, तो इसको आप पढ़ के उसके साथ कोरिलेट कर लें ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो कल हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर तो हार्ट पढ़ लिया था। अब जो है हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन। रक्त संचार, विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त, विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड रक्त जो है वो क्रेनियल तथा कॉडल वेना कावा। अब ये क्रेनियल वेना कावा कौन सा है? जो ये जो हेड की साइड से पूरा का पूरा ब्लड जो है वो हार्ट में लाएगा, और कॉडल वेना कावा जो बैक साइड, जो पीछे के जो पैर हैं और पूरी बॉडी जो है वो कॉडल बैक साइड से जो जितने ब्लड को लेके आएगा वो वेना कावा है। तो ये क्रेनियल तथा कॉडल वेना कावा द्वारा ये जो डीऑक्सीजनेटेड है हमेशा राइट ऑरिकल में आता है, ये हमें पता है। राइट ऑरिकल में ब्लड जो है वो आता है। यहाँ अशुद्ध रक्त ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा, क्योंकि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो है ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस क्यों कहते हैं इसको मैंने कल आपको समझा दिया था। 3 कप की शेप होती है इसकी, ट्राई इसमें, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा नाम दिया गया है। द्वारा राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से ये ट्राइकस्पिड वाल्व वापस ऑरिकल में इसको नहीं आने देगा, ये इसलिए लगाया गया है। इसी राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। अब जो है जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर करेगा, तो यहाँ से ब्लड जो है अब ऑरिकल की तरफ ना आकर के, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व उसको रोक लेगा, और वो पल्मोनरी के अंदर जिसमें सेमिलर वाल्व होते हैं और जो पल्मोनरी के अंदर की तरफ खुलते हैं, तो इसलिए ये प्रेशर जब देगा तो वो खुल जाएंगे और वापस ब्लड को नहीं आने देंगे, वो बंद हो जाएंगे। तो ये इसके द्वारा फेफड़ों में रक्त जो चला जाता है। रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद प्रत्येक से 2 अर्थात 4 पल्मोनरी वेन द्वारा वापस अब लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, क्योंकि यहाँ ये शुद्ध होके आ गया। और आपने पढ़ा होगा कि ये वेन है, इसलिए यहाँ एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है इसमें शुद्ध रक्त होता है, और जो पल्मोनरी आर्टरी लेके गई थी उसमें अशुद्ध रक्त था। ऑट्रियम में आ जाता है यह शुद्ध रक्त मिट्रल वाल्व, ये जो मिट्रल वाल्व है ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है। कौन से वाले में? लेफ्ट वाले में, और इसको मिट्रल वाल्व कहते हैं और इसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। यहाँ से अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध रक्त एरोटा द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को भेज दिया जाता है। हृदय में रक्त संचरण के दौरान निम्न वाल्व हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं। तो ये जो अब एरोटा के अंदर है वहाँ भी सेमिलर वाल्व होता है, ये भी फ्लो को वापस आने नहीं देता। तो यहाँ पे इन्होंने अलग से दिए हैं। राइट ऑट्रियम या ऑरिकल में राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है, जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी व एरोटा में 3 सेमिलर वाल्व इन ईच, अर्धचंद्राकार जो है वो 3 सेमिलर वाल्व इनमें होते हैं, जो बैक फ्लो को वापस नहीं आने देते ब्लड को। तो एओर्टा से तो ब्लड जो है वो शरीर में जाता है, वेना कावा से वापस आता है। तो ये एक इसका सर्कुलेशन जो है वो हमने देखा, इस तरह से ये सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट होता है। ये नीचे बहुत सुंदर डायग्राम में दिखाया है, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो ये फ्लो जो दिखा रखा है, ये आपके ऊपर इसको पढ़ोगे तो नीचे फ्लो देखोगे तो चेक हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्त वाहिनियाँ।
रक्त नलिकाएं वृक्ष की शाखाओं की भांति होती हैं, जिसमें एक बड़ी धमनी होती है जो छोटे से छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। सबसे छोटी धमनी जो है वो आर्टेरियोल्स कहलाती हैं, और आर्टेरियोल्स फिर महीन महीन नलिकाओं में विभक्त होती हैं, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। आगे बढ़ती हुई पुनः ये सब से बारीक शिरा से जुड़ती हैं, जिन्हें वेनुलिस कहते हैं। वेनुलिस पुनः अपने से बड़ी शिरा वेन, फिर उससे बड़ी शिरा से जुड़ती, अंत में महाशिरा वेना कावा द्वारा हृदय के आलिंद ऑट्रियम में खुलती है। ये हमने देखा कि ऑट्रियम कौन से वाला, राइट ऑट्रियम में ये खुलती है। आर्टरीज, धमनियाँ ये नली जैसी रचनाकार नलिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। ध्यान रखें, आर्टरीज ब्लड को ले जाती हैं, वेन वापस लेके आती हैं। और इन आर्टरीज में शुद्ध रक्त होता है और वेन में जो अशुद्ध रक्त होता है वो हल्का नीले रंग का है और ये लाल रंग का ब्लड होता है। हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी धमनी की भित्ति इलास्टिक होती है, क्योंकि यहाँ हृदय की धड़कन के समय रक्त का दबाव जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो इसको ये नियमित रखती है। छोटी छोटी धमनियों की भित्तियों में इलास्टिक टिश्यू के बजाय चिकनी पेशियाँ, स्मूथ मसल्स होती हैं, जो नलिका के आकार तथा रक्त की एक निश्चित मात्रा को नियंत्रित करती हैं। सबसे छोटी धमनी आर्ट्रियोल की भित्ति सर्कुलर तथा स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जिसके अंतर छोर यानी कि अंदर की साइड पे चारों तरफ ज़्यादा हैवी सर्कुलर तथा स्मूथ मसल्स लगी होती हैं, जहाँ से छोटी छोटी कोशिकाओं में विभक्त होकर उत्तकों में रक्त वितरित ये करती हैं। आर्ट्रियोल के अंतिम छोर के चारों तरफ इन हैवी मसल के तनाव से धमनी तंत्र का रक्त दबाव नियमित जो है वो रहता है। ये इनकी बनावट होती है। अब इसके बाद में आर्टरीज हैं, तो उसके बाद में ये कैपिलरीज आ गई, बिल्कुल बारीक जो है वो बाल की तरह से, जो ये बाल की तरह से कैपिलरीज, ये बहुत महीन नलिकाएं होती हैं। इनकी भित्ति सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। कोशिकाओं की भित्ति पारगम्य होती है, परमिएबल होती है, क्योंकि अगर ये परमिएबल है तभी तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान और जितने भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनको ये प्राप्त करेगी, ग्रहण करेगी सेल में, और सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट आए हैं वो उनको वापस देगी। अगर ये परमिएबल है तभी तो हो पाएगा, वरना नहीं होता। जिससे पानी, ऑक्सीजन तथा खाद्य पदार्थ रक्त से निकलकर ऊतकों में पहुंचते हैं तथा ऊतकों से वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट रक्त में इस झिल्ली के माध्यम से आते हैं। अगर कुछ द्रव्य फ्लूइड ऊतकों में फिर भी रह जावें तो वह लसिका वाहिनियों के द्वारा यानी कि लिम्फ वेसल्स के द्वारा, लिम्फ वेसल्स, ये लिम्फ का हम पूरा सर्कल जो है वो इसका सर्किट पढ़ेंगे, पूरा लिम्फ का एक सर्किट है एनाटॉमी में, लसिका वाहिनियों के द्वारा हटा दिया जाता है। इन कोशिकाओं के अलावा कुछ धमनी एवं शिरा, ये अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कोशिकाओं के कैपिलरीज के अलावा कुछ धमनी एवं शिरा के बड़े कनेक्शन भी होते हैं। धमनी और शिरा के आपस में बड़े कनेक्शन भी होते हैं, जिन्हें आर्ट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस कहते हैं। अब ये एनास्टोमोसिस क्या होता है, अब इसको आप एक वर्ड से आप समझो, ये ध्यान में आपके आ जाएगा। हॉलो जो ऑर्गन होता है, हॉलो, जैसे मान लो अपने इंटेस्टाइन है, अगर उसका ऑपरेशन करते हैं, अगर उसमें कहीं खराबी है, कुछ पार्ट उसका गड़ गया है, तो उस गड़े हुए पार्ट को हम बीच में से निकाल देते हैं और फिर जो सही पार्ट हैं दोनों आपस में मिलाते हैं। तो ये जो सर्जरी है ये कहलाती है इंटेस्टाइनल एंड टू एंड, जोड़ने को कहते हैं कि एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। अब आप समझ गए होंगे कि हॉलो अगर दो चीज़ें हैं और उनको हम जब जोड़ते हैं उनके मुंह को, तो ये एनास्टोमोसिस ये कहलाता है। अब जब आर्टरी और वेन्यूल जो बड़ी हैं वो आपस में जहाँ जोड़ती हैं अपने आप को, इसको जोड़ को एनास्टोमोसिस कहा जाता है। तो ये इसको शर्ड भी कहते हैं और इसको नाम जो है थॉफेर
चैनल्स भी कहते हैं, थॉरफेयर चैनल्स भी इनको कहते हैं, एंट्रियोल्स को वेन्यूल से जो जोड़ता है। इसका मैक्सिमम जो बेनिफिट क्या होता है, वो ये बेनिफिट होता है जब कभी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए बॉडी को, या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, तो कैपिलरीज के द्वारा वो पूर्ति नहीं हो सकती। उस समय क्या होता है कि इनके द्वारा ये आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है, बड़ी धमनी और शिरा के बीच में आपस में जो लिंक हुआ बना हुआ होता है, उसमें से ये शुरू होता है। और ये कौन सी बीमारी में होता है, ये नीचे अब क्लियर है, देखें ध्यान से सुने इसको। जब पशु आकस्मिक तापघात यानी कि हीट स्ट्रोक से पीड़ित होता है अथवा अन्य किसी कारण से फेफड़े पर ऑक्सीजन का दबाव बढ़ता है, तो इन सभी के कारण शरीर के उत्तक कोशिकाओं को रक्त की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में रक्त सामान्य कोशिकाओं की व्यवस्था के अलावा रक्त सीधे एनास्टामोसिस द्वारा ज़्यादा मात्रा में इनके द्वारा उत्तकों तक पहुंचा दिया जाता है, कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। ये बहुत ही क्लियर जो है वो है, इसको समझने की ज़रूरत है, कोई बहुत बड़ी ये बात नहीं है। इसको आप एक दो बार पढ़ोगे ये बात समझ में आ जाएगी। अब ये धमनी और शिरा में क्या अंतर है, ये आप जानते हैं कि धमनी हृदय से शरीर के अंगों को रक्त ले जाती है और शिराएं वापस लाती हैं। धमनियाँ रक्त को वितरण हेतु हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाती है, ये ऊपर दिखा रखा है जैसे इन्होंने डायग्राम में। शिराएं रक्त को पुनः शरीर के उत्तकों अंगों से हृदय की ओर पहुँचाती हैं। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन द्वारा रक्त को प्रवाहित करती हैं। अपवाद है इसमें, जैसे मैंने बताया था कि पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी में जो है डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसी तरह ये ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। अपवाद पल्मोनरी शिराएं। जो पल्मोनरी वेन है हमने आपको बताया, उसमें हमेशा जो है शुद्ध रक्त रहता है। हृदय धड़कने के कारण रक्त प्रवाह तेज व रुक रुक कर इंटरमिटेंट होता है। हृदय धड़कन के कारण रक्त का प्रवाह धमनी में इंटरमिटेंट होता है, रुक रुक के होता है, इसीलिए यहाँ से पल्स ली जाती है। पल्स ली जाती है ना, पल्स को नोट करें। रक्त प्रवाह धीमे किंतु सतत कंटिन्यू होता है। रक्त में दबाव दशा पाई जाती है जिसमें पल्स नापते हैं। ये रक्त में निम्न रक्तदाब होता है, इसलिए पल्स नहीं नापी जा सकती। धमनियाँ मोटी, प्रत्यास्थ व सक्रिय गुहा युक्त होती हैं। शिराएं पतली, कहीं कहीं प्रत्यास्थ में चौथी गुड़ा वाली होती हैं। धमनियाँ हमेशा गहराई में स्थित होती हैं, गहरी होती हैं। शरीर में ये स्थिति में ऊपरी सतह पर होती हैं वेन। धमनियाँ वाल्व रहित होती हैं, वाल्व नहीं होते धमनियों में, क्योंकि ब्लड को ऊपर से सीधा फ्लो ही करना है, प्रेशर से जाएगा हार्ट से। लेकिन वेन में जो है ये वाल्व होते हैं, क्योंकि ये वापस जो है वो ब्लड कोशिकाओं में सेल में चला नहीं जाए, इसलिए रक्त के पुनरावर्ती प्रवाह को रोकने एवं गुरुत्व के निरोध हेतु रोकने हेतु वाल्व जो है पाए जाते हैं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का है, अट्रैक्शन है, तो ये ब्लड जो है वो नीचे की तरफ भी बह सकता है। जीव की मृत्यु उपरांत धमनियाँ खाली हो जाती हैं। मृत्यु उपरांत भी रक्त वाहिनियाँ खाली नहीं होती। कट लगने पर अथवा खाली होने पर ये नलिकाएं अपनी दशा धमनियाँ जो बनाई रखती हैं, लेकिन शिराएं जो है वो पिचक जाती हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये दोनों तीनों पॉइंट हैं जो ये कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। अब है शिराएं, उसके बाद में हम अलग अलग सर्कुलेशन को लेंगे कल। अब ये शिराएं हैं, वेन। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि कोशिकाएं बाद में वेन्यूल्स बनाती हैं लास्ट में। ये वेन्यूल्स अपने से बड़ी शिरा में परिवर्तित होती हुई हृदय को वापस रक्त पहुंचाती हैं। शिराएं धमनियों की अपेक्षाएं चौड़ी होती हैं, जिनकी भित्ति अपेक्षाकृत ज़्यादा पतली तथा मामूली मांसपेशियों की बनी होती है। शरीर के पूर्ण वेनस सिस्टम की नलिकाओं में अनियमित अंतराल की दूरी पर वाल्व होते हैं, और ये वाल्व ज़्यादातर उन जगहों पर होते हैं जहाँ दो या अधिक शिराएं मिलकर एक बड़ी शिरा बनाती हैं। दो फ्लैप या कप्स वाले इन वाल्व की, यानी कि दो फ्लैप वाले कप इसमें होते हैं। वाल्व की रचना इस प्रकार होती है कि रक्त उत्तकों से
हृदय की ओर ही प्रवाह हो सकता है। ये रक्त को वापस ऊतकों में जाने से रोकते हैं। रक्त दाब शिराओं में कम होता है। मामूली धमनी दाब से ही रक्त कोशिकाओं से शिराओं में रक्त जो है पहुँच जाता है, जहाँ से सभी छोटी छोटी शिराएँ रक्त को बड़ी शिराओं में पहुँचाती हैं और अंत में महाशिरा द्वारा हृदय में वापस इसको पहुँचा दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हम नेक्स्ट जो है इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम जो है वो अलग अलग तरह के सर्कुलेटरी ये जो सिस्टम है उनको हम जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।